नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कलेक्टर बहू अनपढ़ ननद। सुहानी अपने मम्मी के सामने मिन्नतें करके बोली, मम्मी प्लीज़ आप ही पापा को समझाओ ना। अभी 2-3 महीने बाद मेरे पीसीएस की मेन परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार इंटरव्यू के लिए कॉल पक्का आएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस थोड़े दिन और मेरी शादी की बात टाल दीजिए। 25 साल की रूहानी ऊंचे सपने देखने वाली होशियार और हिम्मती लड़की थी। कॉलेज में हमेशा टॉपर रही। दरअसल भोपाल के नामी एनआईटी में पढ़ने का सुनहरा मौका उसके हाथ में था, पर उसके पापा धीरज जी की पुरानी सोच ने उसके पंख काट दिए। प्रवेश परीक्षा पास कर चुकी थी, काउंसलिंग का फॉर्म भी भर दिया था। बस धीरज जी के दस्तखत की देर थी। मगर उसके पापा धीरज जी ने लड़की को घर से बाहर पढ़ाना हमारी परंपरा के खिलाफ है कहकर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। लड़की घर से बाहर काम करेगी ये कभी मुमकिन नहीं। फिर भी सुहानी पीछे नहीं हटी। वह घर बैठे बैठे सिविल सर्विसेज की तैयारियां करने लगी। धीरज जी ने मन ही मन सोचा, ठीक है, घर की चारदीवारी में बैठकर किताबों के पन्ने पलट लेगी, मगर ये पीसीएस कोई बच्चों का खेल नहीं। इस इम्तिहान को पास करना तो लोहे के चने चबाने जैसा है। पर सुहानी के सर पर कुछ कर गुजरने का भूत सवार था। वह दिलो जान से परीक्षा की तैयारी में जुट गई। पीसीएस उसके लिए आर पार की जंग थी। एक एक दिन उसके लिए परीक्षा जैसा था। उसने इधर परीक्षा दी, पर होनी को कौन टाल सकता है। इसी बीच रोहन नाम के लड़के का रिश्ता आ गया। रोहन आईटी में कंपनी में अच्छी नौकरी करता था, सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा। धीरज जी लड़के के खानदान को देखकर इस रिश्ते पर फिदा हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लड़की लड़के को बस एक मिलने की औपचारिकता निभानी है। यह शादी हो जाए तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हटे। अच्छा लड़का रोज़ रोज़ नहीं मिलता। किस्मत वाली है हमारी सुहानी कि घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है उसके लिए। बस उनके हाँ करने की देरी है। जब सुहानी को यह बात पता चली, सुहानी रोते हुए मम्मी के गले लगते हुए बोली, मम्मी आप ही पापा को समझाओ ना। मेरा सपना ज़िंदगी बनाने का है और उन्हें सिर्फ शादी कराने की पड़ी है। क्या लड़की होना बोझ होता है? गीता जी बोली, बेटी तुम्हारे पापा कैसे मानेंगे? उन्हें लगता है पता नहीं कब तेरा रिजल्ट आएगा, और अगर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर कब जाने आएगा। यह सुनकर धीरज जी चिल्लाते हुए बोले, लड़की घर से बाहर काम करेगी ये कभी मुमकिन नहीं। हमारे खानदान में खानदान का नाक कटवाएगी। पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, यही काफ़ी है तेरे लिए। पीसीएस वालों ने शादीशुदा लड़कियों के लिए दरवाज़ा थोड़ी ना बंद किया है। आगे की पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी, और अगर ससुराल वालों ने मना कर दिया तो? सुहानी की मम्मी गीता जी बोली, ऐसे लोग नहीं हैं बेटी। उनकी खुद की बड़ी बेटी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है और बेंगलोर में ही उसकी शादी हुई है। धीरज जी बोले, मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए कह रहा हूँ। अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते। उम्र बढ़े तो फिर यही लोग ताने देंगे कि अग्रवाल जी की बेटी अभी तक कुंवारी है। कुछ समय बाद रोहन अपने माता पिता के साथ सुहानी से मिलने पहुंचा। उसके माता पिता चाहते थे इस मौके पर चाचा चाची, मौसा मौसी को भी साथ ले जाया जाए, परंतु रोहन ने साफ कह दिया कि किसी लड़की को इतने लोगों के सामने नुमाइश की वस्तु बना देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। दीदी तो हमारे साथ है ही। औपचारिक अभिवादन के बाद सुहानी और रोहन को अकेले बातचीत करने का अवसर दिया गया। सुहानी को रोहन थोड़ा गंभीर और उलझा सा लगा, जबकि रोहन को सुहानी जीवन साथी के रूप में काफ़ी भली लगी। बातचीत के दौरान सुहानी ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, अगर आपकी पत्नी राज सेवा में चयनित हो जाए तो आप क्या करेंगे? इस पर रोहन मुस्कुराते हुए बोला, देखो सीधी सी बात है, कोई भी
उच्च पद पर पहुंची लड़की सिर्फ मेरे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से क्यों विवाह करेगी? फिर भी यदि ऐसा हुआ तो मुझे या तो वर्क फ्रॉम होम लेना होगा, और अगर यह संभव न हो तो बेंगलोर की नौकरी छोड़कर उसी राज्य में आकर रहना होगा। अब यह ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा पत्नी ही अपनी नौकरी छोड़े। ज़रूरत पड़ी तो मैं भी घर संभाल सकता हूँ। वैसे एक राज की बात बताऊँ, मैं भी कभी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना चाहता था, परंतु किताबों की इतनी लंबी सूची देखकर घबरा गया। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि इन परीक्षाओं को पास करने वाले लोग न जाने किस ग्रह के प्राणी होते हैं। रोहन की यह बात सुनकर सुहानी की मुस्कुराहट खिल उठी। उसके दिल को यह आश्वासन सा लगा कि जीवन में यह साथी उसका हर कदम पर साथ देगा। इसी बीच दोनों परिवारों ने भी जल्दी ही रिश्ता पक्का कर दिया। रोहन की माँ को घरेलू लड़की चाहिए थी तो उन्हें सुहानी पसंद आ गई। 2 महीने के भीतर विवाह संपन्न हो गया। 15 दिन बाद ही सुहानी रोहन के साथ बेंगलुरु आ गई। रोहन की बड़ी बहन भी बेंगलुरु में रहती थी। उसकी वहीं शादी हुई थी, वह भी उनके साथ आई, फिर अपने घर चली गई। रोहन सुहानी को बेंगलुरु की अलग अलग खूबसूरत जगहों पर ले जाता, जहाँ दोनों हर पल का आनंद उठाते। कभी किसी रेस्टोरेंट की मोमबत्ती की रोशनी में डिनर करते तो कभी घूमते फिरते ठहाकों में डूब जाते। उनके दिन हंसी खुशी और यादगार लम्हों से भरते जा रहे थे। उन्हें बेंगलुरु आए बस 20 दिन ही हुए थे कि सुहानी का पीसीएस परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। उसका नाम साक्षात्कार के लिए चुना गया था। खुशी के मारे सुहानी के कदम जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उसने तुरंत रोहन को यह शुभ समाचार सुनाया। रोहन को पहले आश्चर्य हुआ, फिर अपार खुशी भी हुई। वह हंसते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। लेकिन एक बात मानो, अभी मम्मी पापा को यह खबर मत बताना। सुहानी ने हैरानी से पूछा, क्यों? उन्हें बताना तो ज़रूरी है, वो भी तो यह खुशी जानने के लिए हकदार हैं। सास ससुर अपनी बहू की सफलता की खबर पाकर प्रसन्न होंगे। उसने समझाते हुए कहा, जब अंतिम चयन हो जाएगा तभी सबको बताएंगे। अभी से बता दिया तो लोग उम्मीदें बांध लेंगे। अगर बाद में उम्मीदें टूट गई तो बहुत भारी लगेगा। सुहानी ने सहमति में कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रोहन जानता था कि फिलहाल किसी भी तरह का तनाव सुहानी के इंटरव्यू की तैयारी पर बुरा असर डाल सकता है। हालांकि उसके माता पिता प्रगतिशील होने का दावा करते थे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि बहू की नौकरी के लिए बेटा अपनी नौकरी छोड़े या वर्क फ्रॉम होम करे। उनके अनुसार वर्क फ्रॉम होम का मतलब घर गृहस्थी संभालना था, यानी बेटा घर पर रहकर काम काज करे और बहू बाहर नौकरी पर जाए। यह उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं था। यह तो धारा को विपरीत दिशा में मोड़ने वाली बात थी। यह सोच उनके समाज और परिवेश से उपजी थी। उन्हें यदि यह पता चल जाता कि सुहानी अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है तो शायद वे उसे इंटरव्यू देने ही न भेजते, क्योंकि उनके लिए बहू की तरक्की बेटे की स्थिति से बड़ी होना अस्वीकार्य था। अगर बहू का दर्जा ऊंचा हो जाता तो स्वाभाविक ही उसके मायके वालों का मान भी बढ़ जाता। फिर बेटा होने का अहंकार और सामाजिक श्रेष्ठता कहाँ ठहरती। हमारे समाज की विडंबना यह है कि जब पति पत्नी मिलकर विचार विमर्श से निर्णय ले तो ऐसी जोड़ी पर यही टिप्पणी की जाती है कि पति बीबी का गुलाम है, जबकि अगर पत्नी पति की हर बात आंख मूंद कर मान ले तो उसे कभी गुलाम नहीं कहा जाता। यानी हमारी सोच इस तरह गढ़ी गई है कि चुपचाप सहना और केवल कर्तव्यों का पालन करना ही एक संस्कारी और अच्छी महिला की पहचान समझी जाती है। इसी कारण सुहानी ने अपने माता पिता को सख्त हिदायत दी थी कि वे उसके चयन की बात ससुराल में जरा भी न छेड़े। वह बेंगलुरु में रहते हुए इंटरव्यू की
तैयारी कर रही थी। उधर सास ससुर इस बात से बिल्कुल अनजान थे। रोहन घर के छोटे मोटे कामों में उसका साथ देता था, जैसे सब्जी काटना, थाली सजाना, डाइनिंग टेबल लगाना, खिचड़ी दलिया पुलाव दाल जैसे सरल पकवान वह बिना झिझक बना देता था। इंटरव्यू बस एक हफ्ते में होना था। सुहानी पूरी तल्लीनता से अपनी इंटरव्यू की तैयारी में जुटी थी। तभी उसकी शादीशुदा ननद मंजू, जो बेंगलुरु के पास रहती थी, अचानक भाई के पास रहने आ गई। सुहानी चाहती थी कि उसकी तैयारी की भनक किसी को न लगे, इसीलिए वह चुपके चुपके पढ़ाई करती। लेकिन मंजू हमेशा की तरह शासन करने वाले अंदाज में उसे परेशान करती। भाभी, मेरे लिए कुछ स्पेशल बना दो, ये आलू का पराठा मुझे पसंद नहीं। तुम दिन भर कमरे में बैठकर आखिर करती क्या हो? और भैया, यह नई नई बहू अभी ठीक से सेवा भी नहीं कर पाती, बाद में क्या खाक करेगी? रोहन हर बार चुप रहकर पत्नी का साथ देता, लेकिन मंजू की तानों की बरसात थमती ही नहीं थी। दिन में घर के कामों के बीच सुहानी थोड़ी बहुत नींद लेकर खुद को संभालती और रात होते ही किताबों में पूरी तरह डूब जाती। मगर मंजू को धीरे धीरे शक होने लगा। मंजू अक्सर ताने देती, भाभी न तो ढंग से खाना बनाती है, न ही मुझसे ठीक से बात करती है। रोहन कभी बहाने से मंजू को मूवी दिखाने ले जाता तो कभी शॉपिंग, मगर सुहानी को साथ नहीं ले जाता, ताकि वह शांति से घर पर रहकर पढ़ाई कर सके। बाहर से खाना ऑर्डर कर देता, जिसे सुहानी को किचन में जाना ही न पड़े। मंजू को कुछ कुछ शक होने लगा, इसमें ज़रूर कोई न कोई गड़बड़ है। शक से भरी मंजू ने एक दिन मौका देखकर सुहानी का कमरा खंगाल डाला। अलमारी खोलते ही कपड़ों के बीच छिपी मोटी मोटी प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें और गाइड देखकर उसकी आंखें फट पड़ी। ओह, तो ये है हमारी भाभी का राज। भाभी तो अफसर बनने का ख्वाब बुन रही हैं। उसके दिल में जलन और ईर्ष्या का तूफान उमड़ पड़ा। उसी वक्त उसकी नज़र डेस्क के दराज में रखे इंटरव्यू कॉल लेटर पर पड़ी। चेहरे पर सातिर मुस्कान फैलाते हुए उसने वह लेटर चोरी छिपके निकाल लिया। हमारे खानदान में लड़कियों का काम बस चूल्हा चौका संभालना है, बाहर की दुनिया उनके लिए बंद होती है। लेकिन ये महारानी गाड़ी में बैठकर शहर की सड़कों पर शान से घूमने का सपना देख रही है और माँ से घर के काम करवा कर खुद आराम और मज़े करेगी। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मैंने अपने माता पिता की कठोर सोच और हुकूमत के चलते अपने सपनों को कुचला था। अब मैं किसी और की हिम्मत नहीं बढ़ने दूंगी। अगर इसे छूट मिली तो यह हमारे सर पर हावी हो जाएगी और हम पर अपना हुकूमत चलाएगी। यह डीएम की कुर्सी संभालेगी और हम घर में झाड़ू लगाएंगे। उसी समय सुहानी कमरे में आ गई। दीदी, आपको कुछ चाहिए? उसने झट से पूछा। मंजू सक पका गई। उसके चेहरे पर पसीने छूट पड़े। फिर जल्दी से इंटरव्यू का लेटर अपने कपड़ों में दबा लिया और पलट कर बोली, नहीं नहीं, बस मैं ऐसे ही आई थी। मंजू ने ताना देते हुए क्या, अब क्या भैया के कमरे में भी एंट्री के लिए इजाज़त मांगनी पड़ेगी? सुहानी ने धीरे से कहा, नहीं नहीं दीदी, आपका घर है। मंजू ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। अगले दिन रोहन ने कहा, परसों तुम्हारा इंटरव्यू का तारीख है सुहानी, और हमें आज रात ही अजमेर शहर रवाना होना होगा। रोहन ने कहा। सुहानी ने सकुचाते हुए पूछा, पर दीदी को क्या कहेंगे? कह दूंगा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए हमें इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। और वैसे भी यह दीदी का घर है, दीदी तो रह सकती हैं, नहीं तो फिर अपने घर चली जाएंगी। अब सवाल मत करो, तुम चुपचाप पैकिंग करो। सुहानी जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगी और अपने ज़रूरी दस्तावेज संभाल रही थी, लेकिन इंटरव्यू का लेटर उसे नहीं मिला। वह परेशान होकर रोहन की तरफ दौड़ी और बोली, रोहन, इंटरव्यू का लेटर तुमने रखा है क्या? रोहन ने हैरानी से कहा, क्या? तुम कैसी लड़की हो, अपना एक पेपर तक सही से संभाल नहीं सकती?
मैंने तो यही डेस्क में रखा था, सुहानी ने घबराते हुए कहा। फिर दिमाग पर जोर देकर बोला, ओह, कल दीदी आई थी, जरूर उनके हाथ लग गया होगा। रोहन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। वह मंजू के कमरे में जाकर उसके बैग की तलाशी करने लगा। इसी बीच मंजू बाथरूम से निकलती है और चौंकते हुए पूछती है, रोहन, तू क्या कर रहा है? रोहन ने कहा, दीदी, सुहानी का इंटरव्यू लेटर नहीं मिल रहा है। मंजू ने शक भरी नज़र से कहा, कैसा इंटरव्यू लेटर? रोहन ने धीरे से बताया, उसका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। हम जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन लेटर नहीं मिल रहा है। 8 बजे की ट्रेन है, 6 बज गए हैं। अगर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी। मंजू गुस्से में बोली, क्या तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम दे रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मेरा बैग छोड़ो। रोहन, एक बार मुझे देख लेने दो दीदी, मेरे बैग में नहीं है, छोड़ मेरा बैग। लेकिन रोहन बैग नहीं छोड़ता। शीना झपटी में बैग के सारे कपड़े गिर गए और उसी में एक लेटर रखा था, वह जमीन पर गिर पड़ा। रोहन उठाने लगा तो मंजू ने फट से लपक लिया। दीदी, मुझे देखने दो, शायद यह वही लेटर है, मुझे दे दो प्लीज़, नहीं तो आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसके मेहनत पर पानी फिर जाएगा। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, दीदी, आपने यह लेटर क्यों छुपाया? मंजू तुनक कर बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम माँ को नौकरानी बनाकर रखे। तुम भाभी को इतनी छूट क्यों दे रहे हो? माँ ने कभी मुझे इतना प्रोत्साहित नहीं किया कि मैं कुछ बन सकूं, तो फिर भाभी को इतनी छूट क्यों दी जा रही है? मैं नहीं चाहती कि भाभी अपने पैरों पर खड़े होएं। मंजू ने नाराज होकर कहा, दीदी, घर का काम तो नौकरानी भी कर सकती है। ओह, तो क्या माँ को नौकरानी के हाथ का बना खाना खिलाएगा? रोहन ने सख्ती से कहा, लेकिन इतनी अच्छी नौकरी अगर हाथ से चली गई तो सोचो क्या होगा, उसका सपना अधूरा रह जाएगा। रोहन बोला, दीदी, गलती मत करो, अपनी सोच बदलो। अगर समाज में औरत ही औरत की दुश्मन बनेगी तो कोई भी औरत तरक्की नहीं कर पाएगी। जो कभी माँ बाप ने गलती की वही गलती आप दोहरा रही हैं। आप सुहानी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वह बेचारी क्यों इन सब में पीस रही है? उसकी इसमें क्या गलती है? मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस नौकरी की वजह से माँ पिता की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सुहानी भी रोने लगी। दीदी प्लीज़ मेरा इंटरव्यू लेटर लौटा दीजिए। ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये मेरे जीने का सपना है। अगर ये फट गया तो मेरी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। मंजू कुछ देर तक चुप रही, खामोश रही, न जाने क्या सोच रही थी। सुहानी के आंसू देखकर मंजू का दिल पिघल गया। उसकी आंखों के सामने अपने ही पुराने जख्म ताज़ा हो उठे। वही पल जब उसने भी अपने माता पिता के सामने नौकरी करने की गुहार लगाई थी और बदले में सख्त इनकार सुना था। वह दर्द फिर से चुभने लगा। कांपते हाथों से उसने इंटरव्यू लेटर सुहानी को थमा दिया और भारी आवाज़ में बोली, ठीक है भाभी, ये लो, जाओ, सपना अपना तुम पूरा करो। मम्मी पापा से मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगी। आखिरकार रोहन चुपचाप सुहानी को साक्षात्कार दिलवाने अजमेर ले गया। बाहर से बदल चुकी मंजू अंदर से अभी भी चालाकी के जाल बुन रही थी। उसने सोचा, अगर सचमुच भाभी की नौकरी लग गई तो मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी। अब मुझे बड़ा खेल खेलना होगा। मंजू ने फटाफट अपने पुराने कॉलेज के दोस्त दीपक को फ़ोन लगाया। धीमी आवाज़ में बोली, सुनो, एक काम करना है दीपक। गैलेक्सी होटल जहाँ रोहन और सुहानी ठहरे हैं, तुम वहाँ कल पहुँचो और ऐसा माहौल बनाओ कि सुहानी समय पर इंटरव्यू सेंटर तक न पहुँच पाए। दीपक हंसते हुए बोला, समझ गया, टेंशन मत ले मंजू, तेरी भाभी आज टाइम से नहीं निकल पाएगी। अगले दिन रोहन और सुहानी होटल से फ्रेश होकर बाहर निकले तो सामने से मंजू का पुराना कॉलेज दोस्त अचानक मिल गया। वो हाथ हिलाते हुए बोला, अरे भैया, आप यहाँ? आप कहीं जा रहे हैं?
रोहन थोड़ा चौंकते हुए, हाँ भाई, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तुम यहाँ? हाँ, मैं किसी काम से आया था। वैसे भैया, आपका सेंटर कहाँ है? वही सिटी हॉल के पास है, 1 घंटा लग जाएगा। चलिए भैया, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ, जल्दी पहुँचा दूँगा। करीब 1 घंटे तक दीपक उन्हें गोल गोल सड़कों पर घुमाता रहा। कार कभी दाईं, कभी बाईं, कभी ऐसे मोहल्ले में जा घुसती जहाँ सड़कें भी सूनी थी। मंजू वहीं अपने घर पर बैठी प्लानिंग कर रही थी। अगर इंटरव्यू मिस हो गया तो खेल मेरे हक में हो जाएगा। बस यही मौका है। लेकिन कार में माहौल गर्म था। सुहानी खिड़की से बाहर झाँक कर बोली, रोहन, कुछ गड़बड़ है। अब तक हमें इंटरव्यू सेंटर तक पहुंच जाना चाहिए था। ये हमें भटका रहा है। रोहन भी बेचैन हो उठा। उसने मोबाइल निकाल कर मैप खोला और देखते ही चौंक गया। ये क्या, हम तो सेंटर से कई किलोमीटर दूर आगे आ गए हैं और सिर्फ 10-15 मिनट ही बचे हैं। सुहानी ने गुस्से में उस दोस्त से कहा, क्यों क्यों घुमा रहे हैं आप हमें? ये सीधा रास्ता नहीं है। क्या प्लान है तुम्हारा? दीपक थोड़ी देर चुप रहा, फिर हकलाते हुए बोला, वो तो बस ट्रैफिक से बचाने के लिए। रोहन ने सख्ती से कहा, बहाने मत बनाओ दीपक, साफ साफ बोलो, किसके कहने पर हमें यहाँ तक खींच लाए हो? रोहन का गुस्सा 7वीं आसमान पर था। उसने अचानक गाड़ी रुकवाई और दीपक की कॉलर पकड़कर खींच लिया। उसने उसे झकझोरते हुए 2-3 घूंसे मार दिए। रोहन ने कहा, सच बोल, वरना यहीं सड़क पर तेरा हिसाब कर दूंगा। डर के मारे दीपक का चेहरा पसीने से भीग गया। कांपते हुए बोला, भाई, भाई मत मारो, सच बताता हूँ, ये सब आपकी मंजू दीदी का प्लान था। उन्होंने ही कहा था कि तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाओ ताकि सुहानी इंटरव्यू सेंटर तक पहुंच ही न पाए। यह सुनते ही सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। मंजू दीदी इतनी नीची चाल चल सकती हैं? मेरे सपनों को कुचलने के लिए अपने को धोखा दिया। रोहन ने उस दोस्त को जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी। सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे इंटरव्यू शुरू होने में। दोनों ने तुरंत टैक्सी रोकी और पूरी रफ्तार से इंटरव्यू सेंटर की ओर भागे। दोनों हाँफते हाँफते इंटरव्यू सेंटर पहुंचे। घड़ी की सुइयां बता रही थी कि इंटरव्यू आधा शुरू हो चुका था। रिसेप्शनिस्ट ने सख्त लहजे में कहा, सॉरी, टाइम निकल चुका है, अब एंट्री नहीं होगी। सुहानी की धड़कनें तेज हो गई। गेट कीपर बोला, माफ़ कीजिए मिस, समय बहुत कीमती होता है, आप लेट हैं। तभी सुहानी हाथ जोड़कर बोली, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। और जैसे किस्मत ने उसकी बात सुन ली हो, उसी पल माइक से आवाज़ गूंजी। अनाउंस हुआ, नेक्स्ट कैंडिडेट सुहानी अग्रवाल। सर प्लीज़ जाने दीजिए, मुझे बुलाया जा रहा है। ठीक है मिस अग्रवाल, अगर आप 1 मिनट भी देर करती तो ये सुनहरा मौका हमेशा के लिए चला जाता। जाइए। सुहानी ने भीतर जाकर गहरी सांस ली। रोहन ने बाहर से मुट्ठी बांध कर इशारा किया, तुम कर सकती हो, अपना बेस्ट देना। और फिर शुरू हुआ असली धमाका। सुहानी ने हर सवाल का जवाब इतने आत्मविश्वास और नॉलेज के साथ दिया कि पैनल के सदस्य देखते रह गए। उसके प्रेजेंटेशन की क्लैरिटी, उसके शब्दों की ताकत और उसके कॉन्फिडेंस ने सबका दिल जीत लिया। पैनल हेड ने कहा, मिस सुहानी, आपने तो हमारी उम्मीदों से भी कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। वेल डन। हमें ऐसे ही डायनेमिक लोग चाहिए। इंटरव्यू बेहद सफल रहा और सुहानी के चयन की पूरी संभावना थी। दोनों वापस बेंगलुरु लौट आए। करीब 2 महीने बाद सुबह 6 बजे जब रोहन ने अपना मोबाइल देखा तो स्क्रीन पर उसके पापा का नाम चमक रहा था। वह चकित रह गया। आज पापा ने इतनी सुबह क्यों फ़ोन किया? घर में सब सही तो होगा ना? ऐसे सोच में डूबी रोहन ने जैसे ही फ़ोन उठाया, उधर से मानो बम फट पड़ा। रोहन के पापा गरजते हुए बोले, वाह बेटा, इतनी अक्ल आ गई कि जयपुर तक घूम आए और अपने ही घर का रास्ता भूल गए।
हमें तो अखबार से पता चला कि आप लोग यहाँ आए थे। रोहन सक पका कर बोला, पापा मैं बताने ही वाला था। सोचा था कि पहले सुहानी का अंतिम रिजल्ट आ जाए, फिर खुशखबरी दूंगा आप सबको। तभी फ़ोन माँ के हाथ में आ गया। उनकी आवाज़ तड़प और तंज से भरी थी। अब भी तुझे उस कल की आई लड़की की चिंता है? हम तो तेरे लिए अब कुछ बचे ही नहीं। आज रिजल्ट आ गया और तेरी सुहानी ने टॉप किया है। अखबार में फ़ोटो छपी है। सुबह से लोग फ़ोन करके ताना कस रहे हैं, लो बहू कलेक्टर रानी बन गई। बेटा अब तो तू भी उसके साथ राजस्थान ही जाएगा। बहू ऑफिस जाएगी और बेटा बर्तन चूल्हा संभालेगा। अगर हमें पता होता कि तुम्हारी महारानी जी कलेक्टर बनने का सपना देख रही हैं तो कभी यह शादी ही न करवाते। रोहन गहरी सांस लेकर बोला, माँ ये वही सपना तो है जो आप चाहती थी मेरे लिए। फ़र्क बस इतना है कि मैंने हार मान लिया था, लेकिन बहू ने उसे पूरा कर दिखाया। आपको तो गर्व होना चाहिए अपनी बहू पर। माँ झल्ला कर बोली, गर्व या दुख? किस खुशी का जश्न मनाऊं मैं? इस बात की कि अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, बल्कि अपनी बीबी का गुलाम बन गया। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ पति का आधा अंग पत्नी ही होती है। उसकी उपलब्धि पर मुझे गर्व करना चाहिए, चाहे लोग मुझे सुहानी का पति ही क्यों न कहें। लेकिन बेटा तो मैं आपका ही रहूँगा। माँ की जगह कोई पत्नी ले ही नहीं सकती। माँ सबिता जी ने व्यंग से कहा, अब बेकार की दलीलें मत दे। परीक्षा पास कर लेना एक बात है, लेकिन नौकरी ज्वाइन करना, बस यही ख्वाब बहू के दिमाग से निकलवा दो, वरना राजस्थान में हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। रोहन ने कहा, माँ हम 2 दिन बाद जयपुर आ ही रहे हैं, फिर खुलकर बात करेंगे। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटते ही सुहानी की आंखों में आंसू भर आए। सुहानी चुपचाप रोहन और उसके माता पिता की बातें सुन रही थी। उसे अब एहसास हो गया था कि उसका चयन हो चुका है, लेकिन रोहन के मम्मी पापा इस खुशखबरी से खुश होने के बजाय भीतर ही भीतर नाराज हैं। सिसकते हुए सुहानी ने कहा, रोहन इसे यहीं ख़त्म करते हैं। तुम मेरे लिए वो कर रहे हो जो मेरे पापा भी नहीं करते। अगर मैं चाहूँ तो अभी मम्मी जी को फ़ोन करके कह दूँ कि मैं ज्वाइन नौकरी नहीं करूँगी। वैसे भी सिलेक्शन होना ही मेरा सपना था। नौकरी करूँ या ना करूँ अब फ़र्क नहीं पड़ता। रोहन ने उसका हाथ थामते हुए दृढ़ स्वर में कहा, नहीं सुहानी, फ़र्क पड़ता है। तुम सिर्फ नौकरी नहीं कर रही, तुमने टॉप किया है। तुम यह पैसों के लिए नहीं, बल्कि देश की सेवा के लिए करोगी। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम मेरे सपनों को ऐसे अधूरा छोड़ देती? क्यों हमेशा लड़की ही अपने सपनों की बलि चढ़ाए? जब तुम्हें बेहतर नौकरी मिली है तो क्यों तुम छोड़ो, क्यों नहीं मैं? सुहानी ने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, लेकिन रोहन लोग क्या कहेंगे? सब यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर कर दिया। समाज मुझे संस्कारी बहू नहीं मानेगा। रोहन मुस्कुराते हुए बोला, लोगों की सोच हमेशा दोहरी ही रही है, उनको हम नहीं बदल सकते। जब औरत नौकरी छोड़ती है तो कहते हैं वाह, यही तो उसका धर्म है। लेकिन अगर वही काम मर्द कर दे तो उसे बलिदान और त्याग का देवता बना देते हैं। सच ये है सुहानी कि तुम्हारा चयन किसी बलिदान से कम नहीं, और इस बार तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। बलिदान नहीं, एक इंटेलिजेंट निर्णय है। सरकारी नौकरी ज़्यादा सुरक्षित होती है। दूसरा, हमें हमारे लोगों के साथ रहने को मिलेगा। तुम मेरे घर वालों से मुझे अलग नहीं कर रही हो, बल्कि उनकी खुद की संकीर्ण सोच और नज़रिया उन्हें हमसे दूर कर रहा है। धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि उनका बेटा सही कर रहा है। रोहन ने समझाने की कोशिश की, लड़की को बाहर काम करने की अनुमति बस मिल जाए, हम लड़कियों के लिए तो उतना ही काफ़ी होता है। तुम्हारी बातें तो पता नहीं किस स्तर की है। सुहानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा, हम केवल
बातों में स्त्री पुरुष सम्मान की बात करते हैं। वास्तविक धरातल पर तो बहुत कुछ किया जाने की ज़रूरत है। लोगों के नज़रिया को बदलने की ज़रूरत है। लड़की को अनुमति क्यों मांगनी पड़ी? अनुमति अगर मांगनी पड़ती है तो इसका अर्थ है कि लड़की पर हम अपना एकाधिकार मानते हैं। मैं कोई महान कार्य नहीं कर रहा। अगर कल को मुझे तुमसे बढ़िया पद मिल जाए तो तुम भी वही करना जो अभी मैं कर रहा हूँ, रोहन ने कहा। मैंने तो कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि मैं तो यही सोचती थी कि घर तो पूरी तरीके से संभालने की जिम्मेदारी लड़कियों की होती है। लड़का चाहे तो मदद कर सकता है, सुहानी ने कहा। इसी सोच के कारण तो हर कामकाजी महिला से यही प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने घर और काम में तालमेल कैसे बिठाती हैं। कभी किसी पुरुष से तो यह पूछा नहीं जाता। उसके बाद भी स्त्री समानता का ढोल पीटते हैं, रोहन ने कहा। तुम सच में महान हो रोहन, रोहन के गले लगते हुए बोली। रोहन ने कहा, चलो अब रेडी हो जाओ। मेरी अर्धांगिनी ने पीछे स्टॉप किया है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। मेरे अर्धांगिनी की उपलब्धि में मेरी ही तो उपलब्धि हुई, रोहन ने सुहानी का माथा चूमते हुए कहा। रोहन, सच में तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसी समय जब मंजू वहाँ पहुँची तो रोहन गुस्से से बोला, दीदी अब क्यों आई हो? फिर कोई नया रोड़ा अटकाना चाहती हो क्या? मंजू की आंखें झुक गई, आवाज़ काँप रही थी पर सच्चाई छलक रही थी। नहीं रे भाई, अब कोई रोड़ा नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। देख, मैंने अभी तक माँ से कुछ नहीं बताया। भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं नादान थी। जो सपने मुझे नहीं मिले वही सपने मैं तुमसे भी छीनना चाहती थी। लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। मम्मी पापा को भी समझाऊँगी। कहते हुए मंजू खूब रोने लगी। सुहानी की आंखों से आंसू बह निकले। रोहन ने हैरानी से देखा और बोला, तो फिर चलो दीदी, मिलकर आज सुहानी की इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। घर का माहौल अचानक बदल गया। जहाँ कभी तकरार थी वहाँ अब तालियों और मुस्कान की गूंज थी। सुहानी ने शानदार प्रदर्शन कर न सिर्फ नौकरी जीती बल्कि परिवार का दिल भी जीत लिया। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस। कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।